नमस्कार, आदाब। मैं हूं गुलिशा आपके साथ और आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी का खास प्रोग्राम यंग आइकन। और आज हमारे साथ जो खास मेहमान हैं, पेशे से वो वकील भी हैं, सियासत से भी जुड़े हुए हैं और साथ में कई तरह के आरोप उन पे लगातार लगते रहे हैं, लेकिन उन आरोपों को पीछे छोड़ के आज उन्होंने अपने काम से अपनी पहचान बनाई और वो हैं यासिर जिलानी साहब। आप बीजेपी के नेशनल स्पोक पर्सन हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। यासिर जी, आपसे जानना चाहूँगी सबसे पहले कि आपका जो सियासी सफ़र है वो किस तरह से शुरू हुआ, किस तरह की जर्नी रही आपकी? कॉलेज में आया जामिया मिलिया इस्लामिया में। वहाँ का माहौल बहुत अलग रहा है। वो आ, इल्म का गहवारा कहा जाता है और वहाँ का माहौल सियासत के नज़रिए से देखें तो जब हम लोग पढ़ रहे थे तो बहुत अलग था। लोग अलग अलग सोच के साथ अलग अलग विचारधारा के लिए काम कर रहे थे। फिर मेरे सामने भी इस तरीके की चीज़ें आई तो हम लोग उस वक्त अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो लोग वहाँ काम कर रहे थे उनके संपर्क में आए, उनके साथ मिलना जुलना शुरू हुआ। उन्होंने हमें बताया कि उनकी विचारधारा कैसे काम करती है। तो एक आध बार उनके साथ कुछ जगहों पे जाना हुआ और एक दिमाग में था एज ए मुस्लिम कि भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस पता नहीं क्या है। एक लगता था कि शायद मुसलमान तो सोच ही नहीं सकता है, लेकिन उन लोगों के जिनके संपर्क में जब हम लोग आए थे, जब उनके साथ जाना हुआ तो मुलाकात हुई वहाँ के लोगों से, आरएसएस के अधिकारियों से, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों से। तो जब उन्होंने वार्म वेलकम दिया, उन्होंने नाम नहीं पूछा, उन्होंने धर्म नहीं पूछा, उन्होंने सिर्फ आपका स्वागत किया। आपके काम के आधार पे पूछा कि आप क्या करते हैं, अपने कम्युनिटी के लिए आप कितना अच्छे साबित हो सकते हैं। तब भी हम लोग सामाजिक तौर पे कुछ काम किया करते थे, समाज के अंदर लोगों को मदद किया करते थे। जो क्लस्टर के इलाके थे, झुग्गी के इलाके थे, जमुना किनारे जो लोग बाहर राज्यों से आके बसे हुए थे, उनकी मदद किया करते थे। तो उससे इम्प्रेस थे। लेकिन जो ख़ास करके विचारधारा की बात कर रहा हूँ मैं, उस विचारधारा ने इसलिए इम्प्रेस किया कि वहाँ पे न जाति की बात हुई, न पंथ की बात हुई, न धर्म की बात हुई, न किसी तरीके का भेदभाव हुआ। उन्होंने दोनों बाहों को खोल के एक्सेप्ट किया और राजनीतिक जर्नी की शुरुआत हो। यासिर जी, एक और सवाल पूछना चाहूँगी मैं आपसे कि आप वकील भी हैं और सियासतदान भी हैं आप, तो ऐसे में कौन सा काम आपके दिल के बेहद करीब है और कौन सा काम आप दिमाग से करना पसंद करते हैं? वकालत जो है वो दिमाग से करना पड़ता है। वकालत आपके ज़रिया माश का ज़रिया है। आपकी जो हमारे हमारे ऊपर जो लोग डिपेंड हैं, जो फैमिली है मेरी, उनके उनके लिए जो चीज़ें मुहैया कराने का जो मुझे राइट दिया गया है, इसलिए मुझे वकालत करनी पड़ती है। लेकिन जो मैं इंजॉय करता हूँ वो राजनीति को करता हूँ। और क्योंकि राजनीति में तरह तरह के लोगों से मिलना होता है, अलग अलग राज्यों में जाना हुआ, वहाँ के लोगों से मुलाकात हुई और वो जो मज़ा है, जिस तरीक़े से काम करने का एक बड़ा प्लेटफॉर्म हमें भारतीय जनता पार्टी ने दिया। मैंने भारतीय जनता पार्टी की जर्नी शुरुआत करी ओखला मंडल से, और ओखला मंडल में मैं सबसे पहले समिति अध्यक्ष बना, फिर मंडल में महामंत्री बना, फिर मंडल का संयोजक बन के, कन्वीनर बन के मैंने काम की शुरुआत करी और आज यहाँ तक राष्ट्रीय स्तर तक मेरी एक पहचान बनी है। तो मुझे राजनीति में मज़ा आता है क्योंकि वहाँ जो काम करने का एक दायरा है वो बहुत बड़ा है और उस दायरे में काम करके लोगों को जो मदद हम लोग करते हैं, उसमें जो लोग बाद में तारीफ़ करते हैं और उनके चेहरे पे जो मुस्कान दिखती है, जो खुशी दिखाई देती है, उससे बड़ा सुकून और तसल्ली मिलती है। आपने राजनीति सफ़र शुरू करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुना और आपको बताएं कि मुसलमानों के बीच और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो दूरी एक शुरू से बनी रही है, दूरी वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। आगे क्या लगता है, आगे ये जो सोच है ये चेंज होगी, पार्टी कुछ बदलाव करेगी? आपकी इसमें क्या सोच है? देखिए, जब मैंने भी ज्वाइन किया था, जब मैं भी लोगों से मिलता था, जो शुरुआती दौर में मैंने कॉलेज के वक्त की बात कही, उस वक्त मेरे भी दिमाग में ये बात थी। लेकिन मैंने देखा हमारे यहाँ उस वक्त भी बड़े कद्दावर लोग काम कर रहे थे, मुस्लिम कम्युनिटी से काम कर रहे थे, जिसमें दो दो मिनिस्टर थे सेंट्रल के, वो काम कर रहे थे।
उसके बाद जो अक्सरियत के लोग हैं जिनकी वो पूरी जमात थी, जब उनसे मुलाकात हुई और जब उन्होंने एक तरीके से मोहब्बत का पूरा उन्होंने मोहब्बत ही दिखाया और उन्होंने किसी तरह का जब भेदभाव नहीं किया, तो लगा कि इस तरीके की जमात में, इस तरीके की विचारधारा में काम करना चाहिए। और जब हम लोगों ने काम करना शुरू किया तो किसी तरह की हडल नहीं आई। जो एक दिमाग में था कि भारतीय जनता पार्टी तो मुसलमानों की दुश्मन है, भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को आगे नहीं बढ़ने देती है, ये सरासर गलत साबित होते हुए मैंने अपने आँखों से देखा है। मेरा ये एक्सपीरियंस है। मुझे 2012 में उसी ओखला से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ाया, जिसमें मैं सोच नहीं सकता था। मैं बिल्कुल नया था, मुझे लोग नहीं जानते थे, लेकिन पार्टी ने मुझ पे यकीन किया, मुझ पे विश्वास किया और मेरी यात्रा को आगे बढ़ाने में एक बड़ा अहम रोल, जबकि मेरे खुद के लोग, जो मेरे कम्युनिटी के लोग थे, उन्होंने मुझे वोट नहीं किया। वहाँ पे बहुत लंबे मार्जिन से मेरी हार हुई, लेकिन मैंने अपने दिल में ये तय किया कि ये जो काम मुझे मिला है इसको मैं करूँगा। और मैं लगातार निरंतर अपने इलाके में लोगों के बीच में उनकी हेल्थ की समस्या को लेके, उनकी एजुकेशन की समस्या को लेके जो लोग भी आए, उनके कंधे से कंधा मिला के उनकी मदद करने की कोशिश करी। और अल्लाह ने पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी और विचारधारा के द्वारा मदद कराई। लोग धीरे धीरे इम्प्रेस हुए और लोग आज बहुत बड़े नंबर में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। इसका एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि पिछली बार 300 से ज़्यादा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मुस्लिम कम्युनिटी से आए हैं। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जैसा कि आपने जिक्र किया जमात का, आपने जिक्र किया कि आपकी कम्युनिटी के लोगों ने आपको सपोर्ट नहीं किया था, और ऐसे में कई सारे ऐसे कानून आते हैं, जैसे कि ट्रिपल तलाक की बात करें या यूसीसी की बात करें, तो इन सब कानूनों के बीच जब आपको कई सारे तरह के आपको जवाब भी देने पड़ते हैं और उसी कम्युनिटी के बीच जब आपको बैठना पड़ता है, तो लोगों का किस तरह का रवैया होता है? नहीं, देखिए, लोगों का रवैया, क्योंकि एक ऐसी विचारधारा के खिलाफ एक ऐसी विचारधारा खड़ी है जो आप जो भी बात करते हैं अपने कम्युनिटी के बीच में जाके, उसको वो 1 मिनट में ख़त्म कर देते हैं। क्योंकि उन्होंने अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करी, तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा का केंद्र बिंदु ख़ास करके अल्पसंख्यक वर्ग के मुसलमान को रखा, और वो वोट बैंक इसलिए बनाए रखा कि उन्होंने डराया कि अगर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा वाली सरकार आ जाएगी तो आपको हिंदुस्तान से बाहर कर दिया जाएगा। हमारी कम्युनिटी में भोले भाले लोग हैं, बहुत सीधे लोग हैं। हमारे यहाँ एजुकेशन में ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा है। लोगों को जिन लीडर ने जो समझाया वो उनके साथ पीछे पीछे निकल गए। अब जो यंग जनरेशन आई है, जो यंग जनरेशन पढ़ी लिखी आ रही है, कॉलेजेस में पढ़ रही है, स्कूल में पढ़ रही है, प्रोफेशनल कोर्सेज कर रही है, मेडिकल इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, आईएएस आईपीएस बन रहे हैं, उनको इस बात की समझ है। उन्होंने कम्युनिटी से ये सवाल किया कि पिछले 70 सालों में 60 साल तक लगातार एक विचारधारा की सरकार रही, उस सरकार ने आपको दिया क्या? आपको एजुकेशन के नाम पे, एजुकेशन के लिए उत्तर भारत में सिर्फ 2 यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसमें कहीं ना कहीं से मुस्लिम प्रभाव ज़्यादा है, एएमयू और जामिया मिलिया इस्लामिया। और एक सच्चाई और बता दूं आपको, ये दोनों यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिससे आप हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर के जो भी मुसलमान आपको बोलते हुए दिखाई देते हैं वो उन्हीं की देन है। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी का ये फ़र्ज़ नहीं था कि वो और भी यूनिवर्सिटी, और भी स्कूल, और भी कॉलेज, और भी अच्छे कार्यक्रम बना सकती थी माइनॉरिटी के लिए? लेकिन उसको सिर्फ डराना था, उसको सिर्फ अपने वोट के लिए उनके साथ छल करना था, जो धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रही है। अब मैं इस सरकार के बारे में आपको बता दूं, इस सरकार के मुखिया वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब ने जो भी कार्यक्रम बनाया है वो अपना कर्तव्य मान के ज़मीन पे क्रियान्वित कर रहे हैं। अगर उन्होंने गरीबों के लिए, घर के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया है तो वो मुसलमानों को भी मिलता है, वो हिंदुओं को भी मिलता है, वो सिख भाइयों को भी मिलता है, वो ईसाइयों को भी मिलता है। उन्होंने किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया। हमने इसी हिंदुस्तान में एक प्रधानमंत्री के लिए ये कहा गया कि वो कहा करते थे कि मैं 1 रुपये भेजता हूँ तो 85 पैसे बीच के बिचौलिए खा जाते हैं। लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब अगर 1 रुपये किसी के खाते में भेजते हैं तो 1 रुपये ही ट्रांसफ़र होता है। ये है फ़र्क
दोनों जगहों पे। आपने जो सवाल किया कि कम्युनिटी कैसे बिहेव करती है, ऑफ कोर्स कम्युनिटी के पास, कौम के लोगों के पास बड़े सवाल हैं, उलमा के पास सवाल हैं, हमारे मुफ्ती इकराम के पास सवाल हैं, जो हमारे रिलीजियस लीडर हैं उनके पास भी सवाल हैं। और ये 3 तलाक़ और तो सीधे सीधे हमारे रिलीजियस लीडर से जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन क्या आप एक अच्छी सहाफ़ी हैं, आप बड़ी रिसर्च के साथ अपनी सहाफ़त को करती हैं, आप बताइए कि हमारे यहाँ जो तलाक़ हसन और तलाक़ अहसन का तरीक़ा है, वही तो तरीक़ा शरिया के अकॉर्डिंग है। उस तरीक़े में तो कभी किसी तरह का कोई छेड़छाड़ और बदलाव नहीं हो सकता। 3 तलाक़ तो एक काला अध्याय था, और 3 तलाक़ जैसी चीज़ इस्लाम का हिस्सा हो ही नहीं सकती। और तलाक़ तो हमारे हुजूर को जो सबसे नागवार, सबसे बदतरीन अगर कोई अल्फाज उनकी ज़िंदगी में उन्होंने बोला, वो तलाक़ थी। तो 3 तलाक़ जैसी कोई चीज़ थी नहीं। तो 3 तलाक़ को ख़त्म करके इस सरकार ने, वज़ीर आज़म ने, हमारे देश के पंत प्रधान ने जो सबसे ऐतिहासिक काम किया, उसमें आधी आबादी को उन्होंने आज़ादी दे दी। नहीं तो हमारे यहाँ मसला था, हम लोग एज ए लॉयर भी हमने अपने कम्युनिटी में देखा कि किस तरीक़े से सऊदी अरब में काम कर रहे लोग, दूसरे देशों में काम कर रहे लोग, दूसरे राज्यों में काम कर रहे लोग अपनी वाइफ को फ़ोन पे तलाक़ 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 लिख के भेज दिया करते थे, और उनके घर वाले उन्हें रात के 12 बजे, चाहे वो ठंड हो, गर्मी हो, उसमें निकाल दिया करते थे। कम से कम आज ये चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं। कम्युनिटी के अंदर भी हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, उनको अवेयर कर रहे हैं, उनको इस बात पे मजबूती दे रहे हैं कि ये सरकार आपके कंधे से कंधा मिला के चलने वाली सरकार है, इस पे आप यकीन करें। यासिर जी, अब खबर ये भी आ रही है कि बीजेपी अब उर्दू और अरबी में चुनाव प्रचार करने वाली है, इसको लेकर क्या कहना है आप? देखिए, ये अभी बिल्कुल आप चुनाव का हिस्सा है। हमने पहले भी चुनाव प्रचार में उर्दू भाषा का इस्तेमाल लगातार, ये मैंने ख़ुद ने किया है, क्योंकि मैं जो उर्दू की मीडिया है उसको लंबे टाइम से मैं देख रहा हूँ, मैं उसका काम देखता रहा हूँ। एज ए इंचार्ज के तौर पे मेरी जो ख़बरें जाती हैं वो उर्दू की प्रेस रिलीज़ की शुरुआत मैंने करी है। तो ऑफ़ कोर्स हम लोग उर्दू और अब अरबी में भी, अगर हम जिन लोगों को, जैसे ये आप बड़े बड़े जो इदारे बता रही हैं, दारुल उलूम देवबंद से लेके तमाम जो मदरसे हैं जिनमें अरबी की पढ़ाई होती है, उसमें अरबी की भी बात करेंगे। लेकिन अभी कोई ऑफिशियल मैं इस तरह की कोई बात आपसे नहीं कहूँगा, लेकिन ये चीज़ें सब होंगी और ये हिस्सा होगा। हमारे यहाँ बहुत सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं, हम मोदी मित्र बना रहे हैं, बहुत बड़े पैमाने पे हम स्नेह संवाद यात्रा निकाल रहे हैं। तमाम भारत के अलग अलग राज्यों में ये कार्यक्रम चल रहा है। हम कौमी चौपाल उत्तर प्रदेश में ख़ास करके कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मील का पत्थर आने वाले वक्त में साबित होने जा रहा है, जो चुनाव के मद्देनज़र काम हो रहा है। और हमारा जो काम है, अब तक जो प्रधानमंत्री ने जितने भी कार्यक्रम बनाए हैं, और ख़ास करके जिसमें माइनॉरिटी का हिस्सा है, उसको निकाल के पूरे भारत में 543 लोकसभा क्षेत्र में हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव को तैयार किया है। और हम वहाँ पे जाके, ख़ास करके मैं मीडिया देख रहा हूँ, नेशनल मीडिया माइनॉरिटी मेरे पास है, तो मेरी कोशिश ये होगी कि जो हमने एक 65 सीटों का क्लस्टर बनाया है, उसके साथ साथ लगभग 500 सीटों पे उर्दू के मीडिया को लोगों के साथ, जो उर्दू के अक्सरियत वाले, जो माइनॉरिटी अक्सरियत, मुसलमान अक्सरियत वाले इलाके हैं, उनमें जाके जो छोटे छोटे यूट्यूबर्स हैं, जो छोटे छोटे चैनल्स हैं, जो लोकल चैनल हैं, उनके साथ हम संवाद करेंगे। उनके माध्यम से हम लोगों तक प्रधानमंत्री के अब तक के कार्यक्रम पहुंचाएंगे और उसमें बताएंगे कि जो लाभार्थी योजना रही है उसमें कितने परसेंटेज मुसलमान को लाभ मिला है। उनकी पूरी लिस्ट तैयार हो रही है, उसको लेके हम लोग चुनाव के मद्देनज़र से 2024 में उतरने जा रहे हैं। और वो ऑफ कोर्स उर्दू भाषा का इस्तेमाल उसमें किया जाएगा, जहां अरबी की ज़रूरत होगी वहां अरबी भाषा का भी इस्तेमाल किया जाएगा। चुनाव बेहद नज़दीक है और ऐसे में हज़ारों की संख्या में किसान सड़कों पर हैं। किसानों ने एक बार फिर से सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। क्या लगता है कि किसान इस तरह ही धरने पे बैठे रहेंगे या आपस में कुछ सुलह होने वाली है? देखिए, सरकार सबकी है, वज़ीर आज़म सबके हैं, वज़ीर आज़म सबके लिए बात करते हैं। वज़ीर आज़म का इरादा किसी को भी
किसी तरीके से कोई समस्या ना हो, इसलिए वो काम करते हैं। 24 घंटे लगातार काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म किसानों पे भी नज़र है, और किसान जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो आंदोलन उनका हक है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो कानून और जो संविधान दिया है उसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि आप ज़िद ना करें। आप जो चीज़, जैसे आप देख रही हैं कि एक कैबिनेट मिनिस्टर जो कृषि मंत्री हैं अर्जुन मुंडा जी, और उनके साथ पूरी टीम उनसे संवाद कायम करने के लिए लगातार और निरंतर लगी हुई है, और मुझे उम्मीद है कि इसका हल बहुत अच्छा और बहुत जल्दी निकल के सामने आ जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने किसानों के लिए जो काम किया है पिछले 5 सालों में वो ऐतिहासिक काम है। कुछ बिंदु पे अगर उनकी कोई डिमांड है, कोई डिमांड उनको समझ में नहीं आ रही है, उस पर कृषि मंत्री और उनकी टीम उनके साथ बैठ के उसको समाप्त करने की बहुत जल्दी कोशिश की जा रही है, जो लगातार चल रही है। चंडीगढ़ चुनाव मेयर पे मैं बात कर लेती हूँ कि जब वहाँ पे चुनाव हुए तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने आरोप लगाया बीजेपी पर बेईमानी का। अब सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ गया है, उसमें इंडिया गठबंधन की जीत होती हुई साफ हो गई है। और वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि बीजेपी इन छोटे चुनाव में इस तरह की बेईमानी करती है तो बड़े चुनाव में क्या करती होगी। देखिए, अरविंद केजरीवाल पहले ये बताएं कि उनको 6 बार ईडी का सम्मन आ चुका है। एक ईडी प्रीमियम एजेंसी है भारत सरकार की, जो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, जो लोग उसमें मुलविस होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम करती है। आपको सम्मन मिल चुका है, आप एक बड़े राजनेता हैं, एक ऐसे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जो भारत की राजधानी भी है। आपको दिल्ली के लोगों ने प्यार दिया, सम्मान दिया, आपको सबसे ज़्यादा सीट दे के पिछले 9-10 सालों से लगातार आप मुख्यमंत्री हैं। आपका फ़र्ज़ क्या बनता है ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ चंडीगढ़ में सामने आई है वो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लेके दूध का दूध और पानी का पानी सामने कर दिया। आपके इल्ज़ाम लगाने से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अगर आप इल्ज़ाम झूठा लगाएंगे तो ये जनता देख रही है, और जनता आपको फिर आने वाले चुनाव में सबक सिखाएगी। लेकिन आपका जो कर्तव्य था, आपने जो दिल्ली के लोगों से वायदा किया था, आपने जो पंजाब के लोगों से वायदा किया था, वो आपने अरविंद केजरीवाल पूरा नहीं किया। अरविंद केजरीवाल आप वही हैं ना जिन्होंने ये कहा था कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा जी तो मुझे ये नीली वैगन आर वाली जो गाड़ी है इसी पे चलूंगा। आज फ्लिट्स ऑफ कार में चलते हैं। आज मैं सुरक्षा नहीं लूँगा। आज आपके पास सुरक्षा की 3-3 लेयर है, आप ज़बरदस्त सुरक्षा में चलते हैं। मैं ये जी कौशाम्बी में जो मेरा फ्लैट है मैं उसी में रहूँगा, या ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली में 2 रूम का फ्लैट लूँगा और वहीं से मुख्यमंत्री का अपना पूरा कार्यकाल निभाऊँगा। आप आज शीश महल जो 50 करोड़ का, जिस पे आपने काम करा के भ्रष्टाचार किया है, जिसकी जांच चल रही है, आप उस शीश महल में रहते हैं। तो अरविंद केजरीवाल का कोई शुचिता और नैतिकता राजनीति में रही नहीं गई है। वो किसी तरीके का कोई सवाल का उनका औचित्य नहीं बनता है, क्योंकि वो जिस राजनीति को करने आए थे उस राजनीति के विपरीत वो काम कर रहे हैं। ये एक बड़ी विडंबना है भारतीय राजनीति में, जिसमें अरविंद केजरीवाल जैसे नेता, जो सुबह झूठ, शाम झूठ, सरेआम झूठ, अरविंद केजरीवाल की पहचान झूठ, ये उस आधार पर राजनीति कर रहे हैं। अब देखिए, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती गुलिशा। इस बार आने वाले चुनाव में 2024 में 7 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, और 2025 में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ये अरविंद केजरीवाल को एहसास हो गया है। आपने महिला का जिक्र किया, महिला की न्याय का बात करी है आपने, तो कांग्रेस की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी, उन्होंने तो महिला के लिए न्याय यात्रा शुरू करने वाली है। जिस तरीके से राहुल गांधी न्याय यात्रा कर रहे हैं उसी तर्ज पे इनकी ये कौन सी नेताएं हैं, मैं तो इनको बहुत ज़्यादा जानता नहीं हूँ। ये महिला न्याय यात्रा क्या करेंगी? इनके पास ना तो विजन है, ना नीति है, ना कोई कार्यक्रम है, ना उसको वो सही तरीके से क्रियान्वित कर पाते हैं। जब राहुल गांधी की न्याय यात्रा 2 दिन चलती है, 4 दिन बंद हो जाती है। अभी सुनने में आया है कि शायद वो बीच में विदेश जाने वाले हैं, इसलिए न्याय यात्रा रुक सकती है। ये मैंने सुना है, कंफर्म आप क्योंकि बड़ी सहाफ़ी हैं, आप करेंगी तो इसी तरीके की इनकी महिला न्याय यात्रा भी होगी। पहले जो गठबंधन में लोग इनके साथ हैं उनसे पूछ लें कि बंगाल में क्या हो रहा है। जिस तरीके से बर्बरता हो रही है, जिस तरीके से निर्लजता हो रही है, जिस तरीके महिलाओं के इज्जत को तार तार किया जा रहा है, राहुल गांधी चुप हैं, खामोश हैं।
ये दिखाता है कि इन लोगों के मिली भगत से वहाँ का जंगल राज चल रहा है, नहीं तो वो ममता बनर्जी से सवाल पूछ सकते थे। 2024 के चुनाव में आप खुद को कहाँ देखते हैं और आगे की क्या कुछ रणनीति होने वाली है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2024 में पूर्ण और संपूर्ण बहुमत के साथ चुनाव जीत रही है। हमारा नारा ही है अब की बार 400 पार। और अगर मेरी आप बात कर रही हैं तो हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से जुड़े होने के नाते, एक भारतीय जनता पार्टी का सिपाही होने के नाते, मैं अपनी पार्टी से, अपने आप से मैंने ये वायदा किया है कि आने वाले 100 दिन में हम फील्ड में रहेंगे। जो भी कंस्टिट्यूंसी, जहाँ भी भारत में हमारी ज़रूरत जिन लोगों को, जिन हमारे राज्य के भाजपा के नेताओं को पड़ेगी, वहाँ पे हम लोग रहेंगे और अपनी खास करके अल्पसंख्यक वर्ग के वोटर्स जहाँ हैं उनको भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों के बारे में, भारतीय जनता पार्टी उनके लिए क्या कर रही है, उसके लिए आगे 100 दिन का हमारे पास प्लान है। हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, लोगों तक पहुंच के बताएंगे कि वज़ीर आज़म ने अब तक आपके लिए क्या किया है। 2024 के चुनावों में मुस्लिम समाज आपकी नज़रों से कहाँ जाता हुआ दिख रहा है आपको? देखिए, मुस्लिम समाज के साथ मेरी गुजारिश है, मेरी तमाम मुस्लिम समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों से, मेरी तमाम जो मुस्लिम वर्ग की बड़े जगहों पे जो ख़ास करके ख़वातीन हैं, महिलाएं हैं, जिनका बड़ा रोल है, उनसे मेरी गुजारिश है, मेरी उलमाओं से गुजारिश है, मेरी मुफ्ती इकराम से गुजारिश है, मेरी रिलीजियस लीडर से गुजारिश है, मेरे जो विश्वविद्यालय के लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, वीसी हैं, बड़े जो अधिकारी हैं, जो वकालत कर रहे हैं, बड़े वकील हैं हिंदुस्तान के, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप अपने कम्युनिटी के बीच में जाके ये बात करें कि अब तक जो 70 सालों में 57-58 साल एक पार्टी की सरकार रही है, उन्होंने आपके लिए क्या किया, और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी साहब का एक कार्यकाल और दो लगातार कार्यकाल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब का था, उन्होंने आपके हक़ के लिए क्या बेहतरी काम किए हैं, उनको आपको बताना पड़ेगा। आप कितने सुकून से अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, आपको किस तरीक़े से इन लोगों ने झूठ बोला आपके सामने कि शाहीन बाग का एक आंदोलन खड़ा करके आपको कहा कि CA NRC जब आएगा तो भारत के मुसलमानों को भारत से बेघर कर दिया जाएगा, बाहर भेज दिया जाएगा, डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाएगा। उस वक्त भी टीवी चैनल के माध्यम से मैंने ये कहा था, यासिर जिलानी ने आपसे आके शाहीन बाग स्थल पे आपसे कहा था कि अगर एक भी मुसलमान कहीं चला गया तो हम लोग सामाजिक लाइफ से अपने आप को अलग कर देंगे। आज मैं फिर उसी सवाल को आपके सामने रख रहा हूँ कि इस तरीके के बहकावे में, भर्म में आप ना आएँ। आप अपने बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था अच्छे से करें, आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आपके लिए सरकार बेहतरीन सोच रही है, बेहतरीन काम कर रही, लेकिन आपका भी हक है, आपका भी कर्तव्य है कि आप भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ ज़रूर एक बार देखें। लेकिन वज़ीर आज़म का दिल इतना बड़ा है कि उन्होंने कहा कि हमें वोट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपके साथ लगातार वज़ीर आज़म, लगातार हमारे जो मिनिस्टर हैं वो आपके हक़ में काम कर रहे हैं। महिलाओं का जो गैर महरम वाला मसला था वो भी ख़त्म करा के, सऊदी अरब में जो हज का इंतज़ाम पिछले 4-5 साल में आपने लगातार देखा होगा कितना स्मूथ हुआ है, कितना अच्छा हुआ है, ये हिंदुस्तान के लोग देख रहे हैं। यासिर जी, जाते जाते मुंसिफ टीवी की जो आवाम आपको देख रही है, सुन रही है, उनको क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? मैं सबसे पहले मुंसिफ टीवी जो लोग मुंसिफ टीवी को चला रहे हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। उनके आने वाले मुस्तकबिल के लिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और मैं बड़ा इस बात के लिए मुझे खुशी है कि लगातार आप लोग सोसाइटी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आगे इसी तरीके से करें। और जो व्यूवर्स हमें देख रहे हैं उनके लिए मैं उनको सलाम करता हूं और आप हमारे कार्यक्रमों को देखें, हमारी हौसला अफजाई करें। हमारी जो सबसे बड़ी ताकत है वो आप हैं, जो व्यूवर्स हैं, उनसे जो फीडबैक मिलता है, उनसे जो मोहब्बत मिलती है, हमें नई ऊर्जा देती है। मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे वक्त दिया और आप मुझे देखेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। तो यासिर जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और वक्त है आपसे विदा लेने का। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही और मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड के साथ, नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए मुंसिफ टीवी।